फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ और अभी तक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। आज से मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये चैप्टर का जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है। तो अब हम उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो वही हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव। Okay, so let's start with sine function. Sine function is domain of this function is real numbers and the range of this function is -1 to 1. Means minimum value of sine function is -1 and the maximum value is what? 1. So range is closed interval -1 to 1 and the domain is the real number. We can take any value from the real number in domain and the range will be always -1 to 1. Right, when we draw the graph of sine function, you can see here that sine 0 is what? 0. Right, so 0 is 0, then sine pi by 2 is what? 1. So it will go here, this graph will go here, then again in this is decline here, and for sine pi is equal to 0, so again we are getting 0. Right, so this is one cycle. In second cycle these values are will be negative. So this 3 pi by 2, sine 3 pi by 2 is what? -1. Then again it is start increasing and 2 pi is again 0, then again it will come here. Right, so sine x graph is in this way. Same way, when we draw the graph of this side, then at 0 we are getting 0. Sine minus pi by 2 is what? -1. Then sine minus pi is 0. Right, and same way we are getting this side also. So sine graph is this. जब हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, हमें पता है कि अगर एफ एक्स इक्वल वाई है तो इसका इन्वर्स क्या होता है? एक्स इक्वल एफ इन्वर्स वाई. राइट, तो सेम वे जब आप साइन एक्स का, अगर वाई इक्वल साइन एक्स है, जब आप इसका इन्वर्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल साइन इन्वर्स वाई. राइट, तो जब आप साइन इन्वर्स वाई जब करोगे, तब जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का, तो क्या होता है? उसका जो डोमेन है वो उसका रेंज हो जाता है, और उसका जो रेंज है वो उसका क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है. तो जो साइन इन्वर्स फंक्शन है, साइन इन्वर्स वाई जो है, उसका डोमेन क्या होगा? -1 to 1, और उसका रेंज क्या होगा? आर, रियल नंबर्स. क्लियर? जब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं इन्वर्स फंक्शन का, तो हमें ग्राफ ऐसा मिलता है, मतलब इसका वर्टिकल फॉर्म बोल सकते हो आप. तो ये देखो, -1 to 1 यहाँ तक जाता है मैक्सिमम ये ग्राफ, और इसकी वैल्यूज़ जो है, जो हमें इसका रेंज है वो हमें रियल नंबर्स मिलता है. 0 पाई बाई 2 पे 1, देन पाई पे 0, सेम वे माइनस पाई बाई 2 पे -1 एंड माइनस पाई पे 0. ऐसे इस तरह से ये ग्राफ मिलता है. ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, साइन इन्वर्स का ग्राफ है. ठीक है, तो जब साइन इन्वर्स की हम बात करते हैं तो उसका जो रेंज है वो क्या हो जाता है? रियल नंबर्स, और उसका डोमेन क्या हो जाता है? -1 to 1, इसका अपोजिट. क्लियर हो गया? तो अभी देखो, अगर हम इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन कर दें, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों जो फंक्शन है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो जब हम इसका ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को अगर हम एक दूसरे के अंदर मर्ज कर दें, जैसे सपोज, तो इसका ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा. जैसे अगर मैं इसको मर्ज करना चाहूँ तो ये ऐसे होगा, पाई पे पाई बाई 2 वैल्यू. ठीक है, तो 0 पे आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है एक दूसरे को देखो, इन दोनों की जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 ही आएगी. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे. तो ऐसे ही क्या होगा? साइन पाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है. ठीक है, और तो ये जो लाइन है y इक्वल एक्स, ये वाली जो लाइन है ये किसका ग्राफ होगी? y इक्वल एक्स, जहाँ पे y और x दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. वो जो है, ये जो साइन 0, ये इन दोनों का क्या दे रहा है? कॉमन सॉल्यूशन दे रहा है. ठीक है, तो कॉमन सॉल्यूशन कब मिलता है? जब हम दोनों ग्राफ्स जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो हमें उनका क्या मिलता है? कॉमन सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, तो इससे हमें, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है. साइन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, उसका रेंज -1 to 1 होता है. तो सेम वे साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 होता है, और रेंज जो है वो रियल नंबर्स होता है. आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें ये है. ठीक है, अब मैं आपको कॉस का बताती हूँ.
कॉस फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉस फंक्शन जो है उसका जो रेंज होता है सेम साइन के जैसा ही होता है, उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होता है, उसका रेंज -1 से 1 के बिटवीन होता है, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। जब आप कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमारे पास में ग्राफ ऐसा आता है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हम ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और साइन कॉस π/2 की वैल्यू जीरो होती है तो ये यहाँ पे आता है। फिर कॉस पाई की वैल्यू जो है वो -1 होती है, कॉस पाई जो है वो क्या होता है -1 होता है, तो इसका ग्राफ नीचे जाता है, ठीक है। जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इसका 0 से लेके पाई तक 1 साइकिल होता है, ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से लेके -1 तक होती है। 0 से पाई इसका साइकिल होता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, फिर उसके बाद में कॉस 2 पाई की वैल्यू अगेन +1 होती है। ऐसे ही हम इस तरफ भी अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, -π/2 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस -पाई की वैल्यू -1 होती है। तो सेम हम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर हम कॉस इनवर्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है उसमें भी क्या होता है, अब क्या होगा, कॉस इनवर्स जब आप लिखोगे तो कॉस इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो डोमेन है वो -1 से 1, और उसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। तो डोमेन यहाँ पे आएगा तो -1 to 1, डोमेन जो है वो रेंज जो है वो यहाँ पे आएगा, तो रियल नंबर्स हो जाएंगे इसके रेंज। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते, जैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कॉस 1 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे ही यहाँ पे कॉस इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। तो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कॉस इनवर्स का, और ये कॉस एक्स का ग्राफ है, कॉस इनवर्स का ग्राफ है। कॉस का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है, उसका रेंज -1 to 1 होता है, और इसका -1 to 1 से रियल नंबर होता है, ठीक है। ये सेम साइन इनवर्स के साइन फंक्शन के जैसा ही होता है, ठीक है। और नाउ स्टूडेंट्स टेन फंक्शन, तो टेंजेंट फंक्शन जो है वो क्या होता है, टेन जीरो की वैल्यू मैं आपको इसका पहले जो डोमेन है वो क्या होता है, r -2n+1 π/2। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, बट टेन π/2 इज नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि टेन π/2 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो जब हम इसका जो डोमेन है वो जब हम लेते हैं तो उसके डोमेन में इसको हटाने के बाद में, मतलब ये π/2 और उसके मल्टीपल पे उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r में से n π/2 के जो भी मल्टीपल्स हैं उनको रिमूव करने के बाद में जो बचता है वो उसका क्या होता है, डोमेन होता है, और उसकी रेंज जो है वो रियल नंबर्स होती है, ठीक है। जब हम इसके टेन इनवर्स की बात करेंगे तो टेन इनवर्स का ये जो r है इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और जो इसका रेंज है वो मैंने सिर्फ एक इंटरवल में लिया है, -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से π/2 एक इंटरवल के लिए हम ले रहे हैं। ऐसे हम डिफरेंट इंटरवल के लिए ले सकते हैं, मैंने सिर्फ एक इंटरवल के लिए आपको बताया। अगर हम इसको एक इंटरवल में स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसका ग्राफ जो है बीच में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 भी नहीं होता है। तो अगर हम एक इंटरवल अगर ले लें इसका, तो इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, उसके बाद में π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, उसके बिटवीन जो इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही फिर पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर 3π/2 पे ये नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ भी आप देख सकते हो। इसके बाद इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं। तो रियल नंबर्स इसका रेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब हम टेन इनवर्स को देखते हैं तो इसका जो रेंज है वो डोमेन जो है वो आर हो जाता है, और उसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2, मतलब एक इंटरवल के लिए हम बात करें। ऐसे हम कोई और इंटरवल भी ले सकते हैं, जैसे दूसरा अगर इंटरवल हम लेना चाहें तो ये इंटरवल हमने ले लिया, 3π/2 वाला इंटरवल ले लिया। ऐसे आप और भी इंटरवल ले सकते हो, तो हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। जब हम इसका इन्वर्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन्वर्स के ग्राफ में क्या होगा, इसको हम आर यहाँ पे ये जो है ये वाला जो एक्सिस है इस पे हम रियल नंबर्स लेंगे, इस वाले पे हम ये वाला रेंज लेंगे, और हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इन्वर्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इन्वर्स का ग्राफ π/2 से -π/2 मैंने लिया है, और ये जो है रियल नंबर्स है, तो इसका ग्राफ ऐसे इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा, ऐसे 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और ऐसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
सेम वे आप कॉट का जो डोमेन है वो आर होता है, आर माइनस एन पाई, ठीक है। मीन्स पाई के जो मल्टीपल्स है उनको हटा दो, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स पे वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। सेम उसका जो रेंज होता है वो रियल नंबर्स होता है। पाई के मल्टीपल्स पे वो डिफाइन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कॉट होता है वो इक्वल होता है 1/10 की, उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जो 10 है उसकी 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 1/0, मतलब अगर मैं कॉट 0 की वैल्यू फाइंड करूँ तो 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। सेम वे अगर आप 1/10 पाई की वैल्यू फाइंड करो तो 10 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कॉट फिर अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो कॉट है वो एन पाई पे नॉट डिफाइंड होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। सेम वे अगर आप सेक की बात करो तो जो सेक फंक्शन है वो उसका जो रेंज है, डोमेन है, सॉरी डोमेन जो है वो π/2 के मल्टीपल्स को उसमें से रिमूव करने पे, इसमें ये जो पूरा सेट है इसमें से π/2 के जो मल्टीपल्स हैं उनको हटाने पे हमें उसका डोमेन मिल जाता है, क्योंकि π/2 के मल्टीपल्स पे वो डिफाइन नहीं होता। इसका भी रीज़न यही है क्योंकि जो सेक है वो इक्वल होता है 1/cos के, और जो cos π/2 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सेक π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसीलिए इसको उसमें से हम हटा देते हैं उसमें से, मतलब उसमें वो नॉट डिफाइंड होता है, हटाने का मतलब ये है। और उसका जो रेंज है वो रियल नंबर्स में से इस सेट को रिमूव करने से हमें मिलता है। इस सेट को रिमूव करने का मतलब क्या है कि -1 और 1 जो है उनको इंक्लूड नहीं करना है, बट -1 और 1 के बिटवीन जितने भी नंबर्स होते हैं उनको इस सेट में से हटाना है। तो आपको क्या मिलेगा, उसका रेंज मिलेगा। रेंज जो है वो इक्वल होता है आर में से -1 और 1 के बिटवीन जो नंबर्स हैं उनको रिमूव कर दो, उनको हटा देने से हमें उसका रेंज मिल जाएगा, ठीक है। कॉसेक जो है, कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक में उसका जो डोमेन होता है उसमें से एन पाई के जो मल्टीपल्स हैं उनको हटा दो, क्योंकि उसमें भी सेम वही केस होता है कि जो कॉसेक होता है वो 1/sin के इक्वल होता है, और साइन 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, साइन पाई की वैल्यू, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और इसलिए cos 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ऐसे ही साइन पाई की अगर हम बात करें तो साइन पाई जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो कॉसेक पाई जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसमें से एन पाई को हम हटा देते हैं। सेम वे उसका भी जो रेंज होता है उसमें से हमें -1 और 1 के बिटवीन जो नंबर्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं या जब हम उसका रेंज निकालते हैं तो हमें कभी भी -1 और 1 के बिटवीन जो नंबर है वो नहीं मिलते। तो उसकी रेंज में से उन नंबर्स को हटाने, मतलब ये उसका रेंज होता है। अगर हम कॉसेक का, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके बताया, कॉसेक का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो cos 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे चलता रहता है। पाई cos π/2 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये cos π/2 की वैल्यू 1 होती है, और फिर ये वापस यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाता है पाई पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हम इनके इन्वर्स का रेंज फाइंड करें, इन्वर्स के लिए अगर हम फाइंड करें तो इसका जो जैसे कॉट है तो उसका अगर हम फाइंड करें तो डोमेन इसका आर हो जाएगा और ये इसका रेंज हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी फाइंड कर सकते हैं, इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी फंक्शंस का इन्वर्स का डोमेन और रेंज जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉसेक इन्वर्स की बात करें तो कॉसेक इन्वर्स का अगर मैं रेंज एक पर्टिकुलर स्केल में अगर लूँ तो कॉसेक इन्वर्स जो है वो आर माइनस, कॉसेक इन्वर्स का हमें लेना है तो आर -1 से 1, और इसका अगर हम ले तो -π/2 से π/2 ये क्लोज इंटरवल, और इसमें से 0 को हम हटा देंगे, ठीक है। -π/2 से, देखो अगर मैं π/2 से -π/2 पे लूँ तो 0 को हम हटा देंगे, क्योंकि 0 पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो मैंने एक क्लास लिया है, एक इंटरवल लिया है, तो -π/2 से π/2 के बीच में मैंने ये लिया है, इसमें 0 पे ये नॉट डिफाइंड होगा, तो हम 0 को यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप कि ये इन्वर्स फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, सो मैं आपको एक बार प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज़ का मीनिंग क्या है कि उसका जो फर्स्ट साइकिल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे अगर हम साइन इन्वर्स की बात करें तो साइन का जो फर्स्ट साइकिल है, साइन का अगर फर्स्ट साइकिल है वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होता है, और उसकी जो रेंज होता है वो ये होता है। तो साइन इन्वर्स का ये डोमेन हो जाएगा और ये उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और जो इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज़ है वो 0 से पाई, मतलब इसका जो साइकिल है वो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई ऐसे चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फर्स्ट साइकिल होता है उसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स जो है उसका R -1 से 1, मैंने जब आपको ग्राफ ड्रॉ किया था तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो -1 और 1 जो है इसकी बिटवीन जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, और ये जो कॉस इनवर्स है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसमें हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेक इनवर्स जो है उसका भी यही होता है डोमेन, और उसका जो रेंज है वो 0 से पाई, इसमें π/2 पे सेक इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक इनवर्स जो है वो उस पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। टेन इनवर्स जो है उसका डोमेन R होता है, और उसका जो रेंज है वो -π/2, और ये दोनों पॉइंट इस पर ओपन इंटरवल है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनके बिटवीन पॉइंट्स पे वो डिफाइन होता है। 10 जो है वो π/2 पे डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तभी हमने देखा था। सेम कॉट इनवर्स जो है उसका जो डोमेन है वो R होता है, और 0 से पाई इसका साइकिल होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच जो है इसका ये होता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्रिंसिपल ब्रांच में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप उसका जो रेंज है वो ये लेंगे और उसका डोमेन ये लेंगे। क्लियर? सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। सो let's take these two questions. In this question we have to find the principal value. principal value आपको find करनी है। principal value का मतलब क्या हो गया इसमें। ठीक है, अब आप ये देखो -1/2 जो है दिस इज बिलोंगिंग टू दिस, ये डोमेन में आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये इस तरफ आके ये क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल -1/2। अब आप ये देखो कि साइन में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, राइट। तो साइन -1/2 किसकी वैल्यू होगी, -π/6 की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये साइन y इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 माइनस, ये जो है साइन वाई जो है ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है, -π/6 की। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन -π/6 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, ये -π/6। क्लियर? सेम वे हम कॉस इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कॉस इनवर्स 2 देखो, कॉस इनवर्स 2, ये जो 2 है इस डोमेन में आ रहा है R में से, आपको -1 और 1 के बिटवीन वैल्यूज़ को छोड़ के सभी वैल्यू इसके डोमेन में आती है, तो 2 इसके डोमेन में आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इस रेंज में होगी। ठीक है, तो आप ये देखो y इक्वल कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स y इक्वल 2। अब आप कॉसेक y इक्वल टू, कॉसेक में y 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक में जो कॉसेक y में π/6 की वैल्यू जो है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है क्या हो गया, आपके पास में ये जो कॉसेक इनवर्स 2 है ये किसकी वैल्यू हो गई, π/6 की। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, π/6। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको ये रेंज पता होनी चाहिए कि ये डोमेन अगर इसमें लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू किस में आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिस इज गिवन। ठीक है, तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और देन हम लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, राइट। तो हम पहले फाइंड करते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू a, तो आपके पास में tan a इक्वल 1 हो जाएगा, और tan a 1 वैल्यू कब होती है, जब tan π/4 होता है, राइट। तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4, ये आपके पास में एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं cos इनवर्स -1/2, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो b के इक्वल है, लेट दिस इज इक्वल b। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, cos b इक्वल -1/2। ठीक है,
अब आप देखो कि -1/2 इसकी वैल्यू कब होती है, अगर मैं इसको माइनस, अब स्टूडेंट देखो माइनस को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। एंड 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos π/3 की, ठीक है। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और माइनस साइन को मैंने आउटसाइड में रखा है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि माइनस कॉस थीटा जो है वो, देखिए इसको मैं ये लिख सकती हूँ cos π-π/3, क्योंकि cos π-θ की वैल्यू माइनस cos थीटा होती है। cos π-θ की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। जब हम cos π, आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, cos π-θ जो है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस cos थीटा की इक्वल होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस cos π-θ इक्वल होता है माइनस cos थीटा के, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, cos ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 2π/3 आएगा, ठीक है। तो cos b की वैल्यू आपके पास में ये आ रही, तो इसका मतलब cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी 2π/3 होगी, ठीक है। ये आपके पास में सेकंड वैल्यू आ गई, क्लियर। अब आपके पास में एक वैल्यू और बची है अभी, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ये आपके पास में सेपरेट यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल, हम अज्यूम कर लेते हैं c, तो आपके पास में साइन c इक्वल हो जाएगा -1/2। अब आप माइनस को बाहर रखो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो साइन माइनस, ये जो माइनस है इसको मैं अंदर लिख सकती हूँ। ये मैं आपको रीज़न अभी बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन cos π-θ इक्वल माइनस cos थीटा होता है, वैसे ही साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इस रूल से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, -π/6 आ गई। अब आपके पास में 3 वैल्यूज़ जो है वो आ चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये जो तीनों वैल्यू है इसमें पुट करनी है। जब आप ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास में tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, π/4 प्लस 2π/3 प्लस -π/6, इन सब का एलसीएम क्या आएगा 12, 3π प्लस 4 एंड 8π माइनस 2π। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 9π/12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे 3π/12 आ जाएगा। तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये जो कंप्लीट है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई 3π/4, क्लियर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू a। तो cos a की वैल्यू आपके पास में, इसको आप क्या cos a में cos a 1/2 वैल्यू कब होती है, जब आपके पास में cos π/3 होता है, राइट। तो इसका अगर cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसका मतलब cos इनवर्स 1/2 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी π/3, ठीक है। ऐसे ही हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको हम b के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो साइन b इक्वल 1/2 हो जाएगा। तो साइन b जो है वो 1/2 वैल्यू कब होती है, जब आपके पास में साइन π/6 होता है। π/6 का मतलब क्या हो गया 30, ठीक है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। आपके पास में दोनों वैल्यूज आ चुकी है, आप ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा π/3 प्लस 2, यहाँ पे ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू क्या होती है π/6 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा π/3 प्लस π/3 जो कि 2π/3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपके पास में ऐसे वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आज का ये जो कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना और अदर वैल्यूज फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा।
और इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी मोर क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज मैंने जो भी क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में से हैं, और जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें से हैं। और कल मैं आपके सामने इसी चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।